चलो गाइस, लेट अस हैव अ लुक एट आवर फर्स्ट एग्जांपल। सी, सिंपल सी सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक रॉड है, रॉड के एक एंड को मैंने बॉइलिंग वाटर में डिप कर रखा है, दूसरे एंड को अगर आप देखो तो मैंने मेल्टिंग आइस में डिप कर रखा है और कंटिन्यूअसली हीट फ्लो हो रही है। वी विल अज्यूम ऑब्वियसली दैट वी हैव वेटेड फॉर सफिशिएंट टाइम की स्टेडी स्टेट वगैरह इसमें अटेन हो चुकी है। और अब इसमें ये बोला है कि भाई कितनी आइस मेल्ट होने वाली है 1 घंटे में। मतलब देखो, सिंपल सी बात ये है कि आपको बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि 1 आवर में कितनी हीट फ्लो होगी। तो बाकी सारी चीजें छोड़ते हैं, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि थर्मल करंट तो निकाल ही लेते हैं, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। सी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो जाता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है, तो अभी आप देख लो, के वगैरह इन्होंने दिया है, के है आपका 42, बड़ी अजीब सी वैल्यू है। ठीक है, एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट्स लाइक 8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस आप देख लो, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब बॉइलिंग वाटर और मेल्टिंग आइस, दैट इज 100 - 0, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय आप देख लो, डिवाइडेड बाय एल। एल है आपका 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर्स। ये तो हो जाएगा थर्मल करंट। और ये भी देख लो कि थर्मल करंट अगर कांस्टेंट है, ज्यादातर हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस में कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि थर्मल करंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सब अगर चक्करबाजी नहीं है, तो यू कैन सिंपली से दैट दिस थर्मल करंट इज इक्वल टू टोटल हीट फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डी क्यू बाई डी टी करने की जरूरत नहीं, आप इसे सिंपली क्यू बाई टी कर सकते हो। तो देयरफॉर हीट कितनी फ्लो करेगी वो आपको मिल जाएगा यहां से, क्योंकि आपको इन्होंने दिया है कि भाई 1 घंटे में कितनी आइस मेल्ट होगी। 1 घंटे का मतलब है 3600 सेकेंड्स। तो जो हीट फ्लो होगी ये हो जाएगा 3600 इंटू जो भी पूरा है, बाकी हम 42 इंटू 8 10⁻⁻2 थोड़ा बहुत जो भी है इसको कॉपी कर देते हैं। इतनी हीट फ्लो होगी 1 घंटे में। और ये भी ध्यान से देखो कि ये सारी की सारी चीजें आपने एसआई यूनिट्स में रखी है, तो ऑब्वियसली जो हीट आपको मिली है ये जूल्स में मिली है। अब ये कैलोरीमेट्री वाले टाइप के जो क्वेश्चन सब कंबाइन होते हैं उसमें ध्यान रखना, उसमें जनरली आप जो वैल्यूज याद करते हो वो वैल्यूज कैलोरीज में याद करते थे, लेकिन यहाँ पे जूल वाली वैल्यूज लगेंगी, तो हीट तो इतने जूल्स फ्लो कर गई है। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि भाई आइस कितनी मेल्ट होगी, तो यू कैन वेरी इजीली सी कि अब इसके बाद जो आइस मेल्ट होगी वो हम कैलोरीमेट्री के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू ml। Q की जगह हम ये चीज पुट कर देते हैं पूरी की पूरी, और m इंटू एल कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो बस यही इसको इक्वेट कर देता हूं, m इंटू एल। अब L आप याद करो, ये हो जाता था 80 कैलोरी पर ग्राम, राइट। अब इस 80 कैलोरी पर ग्राम को बस आप जूल्स पर केजी में कन्वर्ट कर लो और कुछ भी नहीं है, तो यू कैन सी 4.2 और नीचे 10⁻⁻3, 4200 कैलोरी, सॉरी 4200 जूल्स पर केजी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इसके बाद देख लो, यू कैन इजीली सी दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर नाइसली गोइंग टू कैंसिल आल्सो। ये 42 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो यू कैन इजीली कैंसिल आउट अ फ्यू थिंग्स और आराम से आप देख लो कि ये आपको मिल जाएगा मास। लेकिन ध्यान रखना कि मास किस में मिलेगा, इससे केजी में। तो कितने केजी आइस मेल्ट होती है, यू विल बी एबल टू गेट वेरी सिंपली। और देखो, डायरेक्टली मैंने ना बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल नहीं लिया था जिसमें खाली एक ही चैप्टर लग रहा हो, मतलब इट्स टू इजी। तो मैंने पहले एग्जांपल में ही थोड़ा कैलोरीमेट्री ये वो इधर उधर की चीजें मिलानी शुरू कर दी है, तो एक लेवल तो हम मेंटेन करके रखते ही है, उसी को लेके चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल और देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो सपोज अपनी वही साउथ पोल वाली एक्सपेडिशन के ऊपर आप गए हुए हो और वहां पे रिसर्चर्स के लिए उन्होंने बढ़िया बढ़िया क्यूबिकल टाइप के केबिन्स बना रखे हैं, और आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपके रिसर्चर्स हैं वो कंफर्टेबल 20 डिग्री सेल्सियस के एनवायरनमेंट में काम कर सके, जबकि बाहर -40 डिग्री सेल्सियस है। हमने क्या किया है कि हमने रिसर्चर्स के लिए केबिन्स बना रखे हैं 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 10 मीटर के, और ये दिया है इन्होंने क्वेश्चन में लास्ट में। इनफैक्ट वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ ही चुके होंगे अब तक, तो आपने देखा होगा कि ग्राउंड से कोई भी हीट एस्केप नहीं करती है, ये हम एज्यूम कर लेंगे। दैट मीन्स कि हीट कहां से एस्केप करेगी, चारों दीवारों से एस्केप करेगी और छत से भी एस्केप कर सकती है। तो 5 साइड है जहां से हीट एस्केप करेगी, और हर साइड का एरिया हमें पता है 10 बाय 10 मीटर्स, यानी 100 मीटर स्क्वायर एरिया है हर साइड का। और इन्होंने दिया है कि थिकनेस जो रखनी है अपने को वॉल्स की, ये है 10 सेंटीमीटर्स।
और जिस मटेरियल से बन रहा है इस मटेरियल की कुछ थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह भी दी होगी, नहीं दी होगी तो मैं भी आपको दे दूंगा, और दी है इनफैक्ट इन्होंने, यू कैन सी कि बड़ी स्मॉल थर्मल कंडक्टिविटी है, 10⁻² इज अ फेयरली स्मॉल थर्मल कंडक्टिविटी, दैट मीन्स अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल से अपन ने बनाया है केबल। अब क्वेश्चन इसमें यह है कि अंदर कितना पावर का हीटर लगाया जाए सो दैट द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कोई भी चीज मेंटेन कब होती है, जब जितना लॉस होता है अगर उतना ही आप गेन करवा दो तो मेंटेन हो जाती है। तो यहां पे भी आप देख लो थर्मल कंडक्शन की वजह से हीट कंटिन्यूअसली बाहर फ्लो होती रहेगी। तो ये लॉस है 5 सरफेसेस से जो लॉस होगा वो निकाल लेते हैं। जितना लॉस होगा उतने ही पावर का हीटर अगर आप अंदर लगा दोगे तो चीजें मेंटेन हो जाएंगी। तो आप देखो हम जरा थर्मल करंट निकालते हैं, 5 वोल्ट से है इसलिए 5 तो मैं मल्टीप्लाई कर ही दूंगा शुरू से, और बाकी आप देख लो के ए डेल्टा टी बाई एल। अब आप देखो कि के आपको दिया है 10⁻²। एक साइड का अगर आप एरिया देखोगे तो 100 मीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर डिफरेंस है 60 डिग्री सेल्सियस, और जो थिकनेस है इनके वॉल्स की ये है 10 सेंटीमीटर्स मतलब 0.1 मीटर्स। तो ठीक है, ये चीज आती है अपने पास, ये हमारे पास थर्मल करंट आ रहा है, दिस इज द रेट एट विच हीट इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द केबिन। और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करके फिर हम लास्ट में ये बोलेंगे कि जितना लॉस है उतना ही अल्टीमेटली गेन हो जाएगा। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लो, यू कैन सी नाइस थिंग्स, ये सब कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 0.1 विच इज लाइक 3000 जूल्स पर सेकेंड। रिमेंबर थर्मल करंट इज ऑलवेज जूल्स पर सेकेंड या पावर या वॉट्स, आप बोलना चाहो तो वॉट बोल सकते हो। तो इसका मतलब है कि 3000 वॉट या 3000 जूल्स एक सेकेंड में इस केबिन से निकल जाने वाली है थर्मल कंडक्शन की वजह से। तो अंदर अगर आप एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा देते हो और इसकी पावर भी 3 किलोवाट की होती है, तो ये 3 किलोवाट की एनर्जी देता रहेगा, दीवारें 3 किलोवाट की एनर्जी लूज करती रहेंगी और सिचुएशन आपकी मेंटेन रहेगी। तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको बस इतना करना है कि अंदर एक 3 किलोवाट का हीटर आप इंस्टॉल कर दो तो सारा का सारा काम सही तरीके से चलता रहेगा, ये बात है। तो यू कैन इजीली सी दैट द प्रॉब्लम्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, मतलब अभी तक तो इनफैक्ट ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं हुई और आगे भी देखना ऐसा कुछ बहुत खास नहीं होने वाली प्रॉब्लम्स। चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल मीडियम ही रहेगा, बहुत इजी भी नहीं जाएगा लेकिन एंड में बहुत टफ भी नहीं जाने वाला है। और शुरुआत की प्रॉब्लम्स तो ये बड़ी सिंपल सिंपल सी रहती है, और आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। लेट अस सी एक और प्रॉब्लम देख लो। अब यहाँ पे दो तो मैंने बड़े सिंपल सिंपल एग्जांपल ले लिए, अब तीसरे में मुझे लगा कि यार थोड़ा एटलीस्ट आपके लेवल का क्वेश्चन तो एटलीस्ट होना चाहिए, तो मैंने इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा एक मिला दिया है। देखो अब की बार सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक रॉड है, उसके इस वाले एंड को तो मेल्टिंग आइस के ऊपर रख दिया है मैंने, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम मेंटेन करके रखेंगे टेम्परेचर को। दूसरे एंड में आप देखो, दूसरे एंड में मैंने खेल खेला है, जो दूसरे एंड का टेम्परेचर है ये मैं ऐसा कुछ 100 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस फिक्स करके नहीं रख रहा हूं, इस टेम्परेचर को मैं टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता जाता हूं यूं। अब अगर टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता जाऊंगा तो ऑब्वियसली यू कैन इजीली सी दैट थर्मल करंट, मैं जरा लिख देता हूं एक बार, थर्मल करंट का फॉर्मूला था के ए डेल्टा टी बाई एल। अब अगर टेम्परेचर डिफरेंस को मैं टाइम के साथ साथ बढ़ाता जाऊंगा, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, तो थर्मल करंट भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर थर्मल करंट वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें पता है कि टाइम पे डिपेंड करने वाली चीजों में फिर आगे कुछ भी कैलकुलेट करना है तो हमें कुछ इंटीग्रेशन वगैरह तो करना पड़ता है। तो चलो जरा एक बार स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा चलते हैं। अगर हमें इतना आइडिया लग गया है कि हमें शायद कुछ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, हम एक जनरल टाइम टी पे देखते हैं क्या हो रहा है। अल्टीमेटली इन्होंने आपको ये बोला है कि इसके अंदर टोटल हीट कितनी फ्लो करेगी, ट्रांसफर होगी टी सेकेंड्स में, ये आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि एक जनरल टाइम टी पे सिचुएशन आ चुकी है। जनरल टाइम टी के ऊपर जो थर्मल करंट हो जाएगा ये हो जाएगा के ए बाई एल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस आप देख लो, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट थर्मल करंट टाइम के ऊपर तो बहुत क्लियरली डिपेंड कर रहा है। और अब आपको अगर टोटल हीट कितनी फ्लो हो रही है ये निकालनी है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था कि जो थर्मल करंट है उसको कैलकुलेट किया था और उसको Q बाई टी से इक्वेट कर दिया था।
तो जो हीट फ्लो हो रही थी वो I इंटू टी हो गया था, कैपिटल टी, जो भी रखना चाहो। बट यहाँ पे ये नहीं कर सकते, यहाँ पे थर्मल करंट वेरिएबल है, और अगर वेरिएबल है तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि Q बाई टी नहीं, डी क्यू बाई डी टी से इसको इक्वेट करना होगा। तो यू विल नाउ से दैट 3Ka बाई एल इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और अब अगर आपको टोटल हीट कितना फ्लो हो रहा है वो निकालना है, तो बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो जो टोटल हीट फ्लो होगी ये हो जाएगी 3Ka बाई एल इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी। नाउ दिस विल बी इक्वल टू Ka बाई एल इंटू टी क्यू। ये आपके पास आ जाएगी टी सेकेंड्स में, या 0 से टी सेकेंड्स के बीच में अगर आपको चाहिए कि कितनी हीट फ्लो करेगी, तो ये बड़े आराम से आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट बात है दैट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि अगर थर्मल करंट कांस्टेंट होता है, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन आता है जिसमें टाइम वाइम नहीं होता, तो कांस्टेंट थर्मल करंट के लिए सीधे सीधे I इक्वल टू क्यू बाई टी कर दो, और टी को इधर ले जाओ, तो Q इक्वल टू आई टी इंटू टी करके आपको हीट फ्लो मिल जाएगी। 99% प्रॉब्लम्स हम यही करने वाले हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी जरूर आएंगी जिसमें थर्मल करंट टाइम के साथ साथ वेरी हो रहा होगा, तो वहां पे बस आपको ज्यादा कुछ वहां पे भी नहीं करना होता है, बस ये ध्यान रखना होता है कि वहां पे आपको एक छोटा सा इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा, और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हम बेसिक लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन को यूज करते हैं। चलो और आगे चलते हैं थर्मल कंडक्शन में। और थर्मल कंडक्शन की अब जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो तो आई एम प्रीटी श्योर आप आराम से बेसिक लॉ को यूज करके सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन जो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक बड़ी बढ़िया ट्रिक होती है यहाँ पे, वो ट्रिक मैं भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हम कुछ थर्मल रेजिस्टेंस वगैरह की बात करने वाले हैं, एंड ये बड़ी सिंपल सी बट बड़ी पावरफुल ट्रिक है, और इससे बहुत सारे थर्मल कंडक्शन के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और क्या ट्रिक है देखो, मैं आपको सबसे पहले तो 10th स्टैंडर्ड में वापस लेके चलता हूँ, और मैं जरा आपको याद कराता हूँ, आपने ओम्स लॉ देखा होगा। ओम्स लॉ में आपने देखा होगा कि अगर एक रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस आर, इसके एक साइड के ऊपर हायर वोल्टेज रख देते हो, बना देते हो बैटरी वैटरी लगा के, दूसरे साइड पे किसी तरीके से लोअर वोल्टेज मेंटेन कर लेते हो, तो हमने देखा है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, और हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज के डायरेक्शन में करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करता है। और ओम्स लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम इस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल या इस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये ओम्स लॉ था जिसको शॉर्ट में मैंने एक बार हल्का सा रिवाइज करवा दिया है। अब जैसे वोल्टेज डिफरेंस रखने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था, बिल्कुल उसी तरीके से आप देख लो, अभी अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने से थर्मल करंट फ्लो होता है, और हमने अभी अभी एक रिजल्ट देखा था दैट थर्मल करंट इज इक्वल टू Ka डेल्टा टी अपॉन एल। अब इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज कर लो तो आप ये बोल सकते हो दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू एल बाय के ए मल्टीप्लाइड बाय आई, ये बोल सकते हो। इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करोगे रॉड के एंड्स के अक्रॉस, उतना ज्यादा हीट तेजी से फ्लो करेगी, उतना ज्यादा थर्मल करंट होगा। और बीच में जो ये सारा का सारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया है, इसको अगर आप यहां से कंपेयर कर लो तो इस चीज को हम इस रॉड की या इस ऑब्जेक्ट की थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे वहां पे क्या था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते थे बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो चीज आती है इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यू कैन सी दैट रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की जगह थर्मल करंट आ जाता है, और बस थर्मल रेजिस्टेंस आ जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जगह। और मैं जरा इसको लिख भी देता हूं क्लियरली कि किसी भी रॉड की जो थर्मल रेजिस्टेंस होगी वो हो जाती है L डिवाइडेड बाय Ka, which you can see is a very reasonable definition for thermal formula for thermal resistance। ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। जितना ज्यादा मोटा रॉड होगा इंसुलेशन का लेंथ जितना ज्यादा होगा, एल एक तरीके से इंसुलेशन की थिकनेस को डिनोट कर रहा है, जितना ज्यादा थिक इंसुलेशन होगा उतना ज्यादा उसकी थर्मल रेजिस्टेंस होगी, दैट्स काइंड ऑफ ओके। कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी कम थर्मल रेजिस्टेंस देगा, वो दैट इज ऑल्सो ओके। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा, यू कैन से दैट रोड जितनी चौड़ी होगी उतनी आराम से गाड़ी जाएगी, उतना कम रेजिस्टेंस होगा मोशन में,
तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना कम थर्मल रेजिस्टेंस होगा, ये बात है। तो देयरफॉर ये छोटा सा रिजल्ट आ जाता है कि किसी भी रॉड की थर्मल रेजिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग सर ये सब तो ठीक है, बट फायदा क्या होगा? फायदा वही है जो बहुत पहले, इफ यू रिमेंबर, बहुत पहले नहीं, कुछ चैप्टर पहले ही हमने, इफ यू रिमेंबर, पहले भी ओम्स लॉ से कंपैरिजन करके देखा था। और फायदा ये होता है कि दो चैप्टर्स के अगर फंडामेंटल लॉज ही मैच कर जाते हैं तो उनसे डिराइव होने वाले सारे के सारे छोटे बड़े शॉर्टकट्स आपके मैच होते हुए चलते हैं। एंड अंडरस्टैंड दैट कि ये आपका थर्मल कंडक्शन इस चैप्टर का सबसे फंडामेंटल लॉ है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप देखोगे तो सबसे फंडामेंटल लॉ है रेजिस्टेंसेस का। अगर ये दोनों ही मैच हो जाते हैं तो उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने शॉर्टकट थे रेजिस्टेंस को लेके, वो सारे के सारे शॉर्टकट्स आप यहाँ पे खटाखट अप्लाई कर सकते हो। और अभी 10th में आपने देखा होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 शॉर्टकट होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ा एम्बिशियस होगा तो आपने हो सकता है कि कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह भी देख लियो, लेकिन आगे चल के जब 12th में आओगे तो आप देखना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने के या करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओवरऑल बहुत शॉर्टकट्स होते हैं, बहुत अच्छे शॉर्टकट्स होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ चैप्टर जिसमें बेसिक कंसेप्ट तो होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बड़े बढ़िया शॉर्टकट्स होते हैं। और ये कंपैरिजन बिठाने का हमें जबरदस्त फायदा मिलेगा आगे चल के कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो सारे के सारे शॉर्टकट्स हम हीट ट्रांसफर में लगा सकते हैं। ऑल्दो प्रैक्टिकली ज्यादातर सीरीज पैरेलल का ही रिक्वायरमेंट होगा, बट इन प्रिंसिपल हम बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत सारा फायदा हम यहाँ पे उठा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L/K है और इसका यूज करके अभी देखना कि हम काफी कुछ करने वाले हैं। जैसे देखो, एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपको लेके दिखाता हूं। सबसे पहले थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिख देते हैं L/Ka साइड पे। मान लो मेरे पास अब की बार दो रॉड्स हैं, येलो और ग्रीन। अब इसमें मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर एक साइड लगा दिया, मेल्टिंग आइस मैंने दूसरे साइड लगा दी और हीट फ्लो होना शुरू हो गया। मान लो स्टेडी स्टेट आने का हमने वेट किया, स्टेडी स्टेट वगैरह सब अटेन हो चुकी है और आपको वैल्यूज मान लो, सपोज मैंने देता हूं कि जो छोटी वाली रॉड है उसकी लेंथ तो है मान लो L, थर्मल कंडक्टिविटी है मान लो K और क्रॉस सेक्शन एरिया है A। जो बड़ी वाली रॉड है इसकी लेंथ है मान लो 3 गुना और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है मान लो 2K और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चलो सेम दे देता हूं। ये सिचुएशन है, ये दोनों रॉड्स है। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ व्हाट विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। मतलब एक सेकेंड में इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर कितने जूल हीट फ्लो करेगी, मान लो मैं आपको ये पूछता हूं। तो आप देखो कि अगर खाली एक रॉड होती तो मैं उसमें अपना सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देता दैट थर्मल करंट इज KA डेल्टा T/L। अगर एक रॉड होती तो मैं ये कर देता, ये फॉर्मूला तो एक रॉड के लिए वैलिड है। लेकिन अब अगर दो रॉड का कॉम्बिनेशन हो गया है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली तो लगेगा नहीं, लेकिन हम घुमा फिरा के इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अगर हम इसमें अपने ओम्स लॉ वाला आइडिया लगाते हैं, हम ये कहेंगे मान लो कि येलो कलर की जो रॉड है ये एक रेजिस्टेंस है, ग्रीन कलर की जो रॉड है वो दूसरी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस R1 हो गई, ये रेजिस्टेंस R2 हो गई। अब R2 अगर आप देखोगे तो हो जाएगी L/Ka, R1 अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी 3L/2Ka। और अब इसके बाद अपन बोलते हैं कि ये दोनों रॉड्स तो आपकी सीरीज में है। सीरीज में अगर दो रॉड्स होती है, रेजिस्टेंसेस होती है, तो हमें पता है कि टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों को एड अप करके निकल आती है। तो हम ये बोल सकते हैं आगे बाय कंपैरिजन विद करंट इलेक्ट्रिसिटी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी इस सिस्टम की R1 प्लस R2। ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही जैसे हमने विस्कोसिटी में देखा था, कुछ कुछ वैसा ही कंपैरिजन बन रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी 3/2 प्लस 1 इंटू L/Ka विच विल बी 5/2 इंटू L/Ka। ठीक है, ये हो जाएगी टोटल रेजिस्टेंस। और अब आप बोल सकते हो कि इस टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया था, 100। तो अब ओम्स लॉ लगा दो V इक्वल टू IR। मैं V इक्वल टू IR लिख देता हूं बिकॉज दैट इज समथिंग जो याद रहता है सबको। और V का मतलब है, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है लेकिन यहां टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपने दिया है 100, थर्मल करंट हमें निकालना है और रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 5/2 L/Ka। तो जो थर्मल करंट है ये आप देख लो, ये हो जाएगा 200/5 Ka/L विच इज लाइक
40 KA/L, ये आपके पास आ जाएगा थर्मल करंट। तो यू कैन इजीली सी कि एक बार अगर आप ये रेजिस्टेंस वाला फंडा लगाना शुरू करते हो तो आपको ये वाला फॉर्मूले पे वापस जाने की जरूरत नहीं है, दैट थर्मल करंट इज KA∆T/L। इसको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखने की बजाय आप इसको ओम्स लॉ के स्टाइल में लिख लो। बस ये ध्यान रखना कि V की जगह आपको टेम्परेचर डिफरेंस डालना है, R की जगह आपको ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डालनी है, और ये सब करके आपको मिल जाएगा कि भाई थर्मल करंट कितना है। और ये भी ध्यान रखना कि ऐसा मत सोचना कि अच्छा ये थर्मल करंट ये है I और ये है I तो टोटल 2I हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप याद रखो कि कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी करंट फ्लो करता था वो सबके रेजिस्टेंस के थ्रू सेम फ्लो करता था। वही हमारा स्टेडी स्टेट का एजम्पशन भी है कि जितना थर्मल करंट आएगा उतना ही जाएगा भी। तो इसकी वैल्यू अगर मान लो मैं कहीं कैलकुलेशन करके लेट अस से 20 वॉट्स निकालता हूं, तो 20 वॉट इधर भी होगा, 20 वॉट इधर भी होगा, और मान लो अगर 20 वॉट आता है तो इसका मतलब होगा कि यहां से 1 सेकंड में 20 जूल की हीट जाएगी और ये 20 जूल की हीट एक्सेप्ट कर रहा होगा। दैट बेसिकली इज द आइडिया। तो यू कैन इजीली सी कि ये आइडिया इंपॉर्टेंट है। और अभी तो खैर मैंने एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम दी है, इसमें अभी हम बहुत कुछ और करने वाले हैं और इसका यूज करके करंट इलेक्ट्रिसिटी के बड़े जितने भी हमारे शॉर्टकट्स थे वो हम हीट ट्रांसफर के अंदर लगा सकते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में देखो कि हमने थर्मल करंट तो निकाल लिया, बड़ी अच्छी बात है, वेरी नाइस। इसमें कई बार ये लोग एक स्टेप और जाके एक चीज और पूछते हैं, ये पूछते हैं कि ये बताओ जरा कि स्टेडी स्टेट में जो जंक्शन है इस जंक्शन का कितना टेम्परेचर होगा। देखो ये तो क्लियर है कि अगर हीट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये 100 है और ये 0 है, तो जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर कुछ 100 और 0 के तो बीच में ही होगा। लेकिन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड दे हैव आस्क्ड इट मल्टीपल टाइम्स इन वेरियस एग्जाम्स कि ये जंक्शन का कितना टेम्परेचर होगा ये निकालो। और अभी देखो बहुत आराम से जंक्शन का टेम्परेचर निकल आएगा। सी हमें पता है कि जो ओम्स लॉ है वो हम पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं, जो कि हमने किया था अभी यहाँ पे। लेकिन अगर हम चाहें तो ओम्स लॉ दोनों में से इस रॉड के ऊपर अलग से या उस रॉड के ऊपर अलग से भी लगा सकते हैं। तो अब मैं बस इतना करने वाला हूं इसमें कि जो ग्रीन वाली रॉड है उसके ऊपर मैं अलग से ओम्स लॉ लगा देता हूं, डेल्टा T इक्वल टू IR। अब थोड़ा ऐसे ही लिखता हूं ओम्स लॉ को। ये मैं किसके ऊपर लगाने वाला हूं अभी, कॉम्बिनेशन के ऊपर नहीं, ग्रीन रॉड के ऊपर। तो मान लेते हैं कि अगर यहां टेम्परेचर T था तो ग्रीन वाली रॉड के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो हो जाएगा T-0। अब 100 - 0 नहीं करना है, अब T-0 हो जाएगा। ग्रीन वाली रॉड के थ्रू जो थर्मल करंट था वो तो यही रहेगा, बिकॉज ये जो थर्मल करंट आता है ऐसा नहीं कि इसको आधा करेंगे अभी, ये थर्मल करंट तो हर जगह सेम ही है। तो किसी भी रॉड के अक्रॉस आप ओम्स लॉ लगाओगे तो थर्मल करंट तो आप यही रखोगे। तो थर्मल करंट आ जाएगा आपका 40 KA/L। और रेजिस्टेंस, अब आप ध्यान से देखो कि अगर आप खाली ग्रीन वाली रॉड के ऊपर ओम्स लॉ यूज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी आप खाली ग्रीन वाले की रखोगे। और ग्रीन वाले की थर्मल रेजिस्टेंस कितनी थी वो हमें पता है, ये R2 जो थी। तो ग्रीन वाले की रेजिस्टेंस थी L/KA। एंड नाउ यू कैन सी दैट लॉट ऑफ थिंग्स विल कैंसल आउट और टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। ये बात है। तो यू कैन इजीली सी कि KA और L की वैल्यू अगर नहीं भी दी है तो भी यू कैन इजीली से कि ये 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ जाएगा जंक्शन का इन स्टेडी स्टेट। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, ये दो चीजें तो ये फंडामेंटली हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछते ही है कि किसी भी कॉम्बिनेशन के थ्रू कितना टोटल हीट फ्लो करेगा, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा जंक्शंस के टेम्परेचर कितने होंगे। ये तो आपको हर एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं और आगे भी एडवांस में तो खैर नहीं पूछेंगे, लेकिन दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी तो डेफिनेटली है। सो दैट इज हाउ वी यूज द कंपैरिजन of Ohm's law with law of thermal conduction.